अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। कुछ क्रिकेट हो जाए। आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। 46.4 ओवर्स में पाकिस्तान ने 270 रन स्कोर किए। साउथ अफ्रीका ने 47.2 ओवर्स में 271 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और इसी के साथ पाकिस्तान ये वाला मैच भी हार गया। नसीम भाई, अगर हम बात करें आज के मैच के हवाले से, तो आज के मैच में हमें फ़ाइट तो ज़रूर नज़र आई, लेकिन बहुत सारी खामियां भी नज़र आई। अगर हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी बैटिंग से, तो हमारे दोनों ओपनर्स की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल नहीं चले। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फ़ाइट की, बाद में हम खिलाड़ियों पे आते हैं। हम फाइट ही तो नहीं कर रहे थे, इसको ये कह सकते हैं हम कि बहुत देर कर दी मेहरबान लड़ते लड़ते। हम क्या बात कर रहे थे कि भाई आप लड़ाई लड़ो, आप ग्राउंड के अंदर लड़ते हुए दिखाई दो, फिर रिजल्ट तो कुछ भी हो जाए। अगर यही इंटेंशन जो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आपको अगेंस्ट साउथ अफ्रीका दिखाई दी, क्या समझते हैं आप? अफगानिस्तान के खिलाफ अगर यही इंटेंशन और इसी तरीके की बॉलिंग होती तो वहाँ तो आपके रन्स भी ज़्यादा थे। बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका की इनफॉर्म बैटिंग भी नहीं थी, सेम ग्राउंड था, सेम कंडीशन थी, लेकिन इंटेंट नज़र नहीं आ रही थी, इरादे नज़र नहीं आ रहे थे कि वो ऐसा करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। और मैंने कहा ना, बहुत देर कर दी मेहरबान लड़ते लड़ते, बहुत देर कर दी अना ख़त्म करते करते। अच्छा नसीम भाई, आज दिल साफ करते करते, क्योंकि काफ़ी रिकॉर्ड्स इस वर्ल्ड कप में टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। आज ये भी रिकॉर्ड टूटा कि आज से इससे पहले कभी साउथ अफ्रीका ने इतना चेज़ नहीं किया था पाकिस्तान को, 270 रन कभी चेज़ नहीं किए थे। आज उन्होंने वो भी चेज़ कर लिए। एक चीज़ मैंने और देखी कि 46.4 ओवर्स में हम आउट हो गए, और आखिरी में तो ऐसा लग रहा था कि हम विकटें दे रहे हैं, खुद ही विकटें दे रहे हैं। और जिस तरह जो उनका तबरेज़ हैं, उनकी बॉलिंग आउट क्लास रही। अगर हम पूरे 50 ओवर्स खेल जाते और ये जो 22 बॉलों पहले हमने मैच ख़त्म कर दिया, उसमें हम 10-12 रन भी बना लेते, तो इस वक्त वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद रहता। देखिए ना, 11 रन उनकी आखिरी विकेट बनाकर मैच जीत के चली गई, तो 10-11 रन का कितना बड़ी वैल्यू है। मैं आपको बता रहा हूँ, असल चीज़ें ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी नीयत, आपकी नीयत क्या है? अगर हम पिछले 3 मैच उठा के देखें, हमें ऐसा लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम ही नहीं है, यहाँ से ख़बरें कुछ अजीब किस्म की आ रही थी। ये तो हमने आज इतनी अच्छी फ़ाइट हमने पूरे वर्ल्ड कप में अपनी टीम को करते हुए देखी ही नहीं। चाहे हमने नीदरलैंड से फतह हासिल की, चाहे हमने श्रीलंका के ख़िलाफ़ टारगेट चेस किया, लेकिन हमने ऐसी फ़ाइट की नहीं। देखिए, आप इंडिया के ख़िलाफ़ 155 रन करके 191 पे ऑल आउट हो जाते हो। आप ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 350 चेस कर रहे होते हो, आप आधे रन्स कर लेते हो, आपका एक आउट होता है, कोलैप्स कर जाते हो। आप अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ चेन्नई की पिच पे 282 रन स्कोर कर लेते हो और वो 2 विकेटों पे बनवा देते हो। आपकी इंटेंट नज़र नहीं आ रही थी। आप देखिए ना, अब सवाल ये पाकिस्तान के क्रिकेटर से भी पूछा जा सकता है, ये हर सतह से सवाल पूछने वाला है। मैं अपनी सरकार तक से ये सवाल जो है ना बनता है कि ये वर्ल्ड कप की कैंपेन, हमारे मुल्क में एक खेल रह गया क्रिकेट, इस क्रिकेट के पीछे पूरी कौम दीवानी, एक एक बच्चा बैठ के आज मैच देख रहा था पाकिस्तान का। आप ज़रा उठा के देखें किस दुनिया में हुआ होगा कि आपके वर्ल्ड कप से पहले 7-8 महीने में 3 चेयरमैन चेंज हो गए। एक चेयरमैन आता है वो एशिया कप कराता है, एक चेयरमैन आता है वो वर्ल्ड कप कराता है। मकसद है कि आप हमारी जो है वो अपनी पसंद नापसंद पे आप, यानी कि गेम चाहे कहीं भी जाए, आपकी पसंद नापसंद पहले होनी चाहिए कि जी मेरी हुकूमत है, मेरा बंदा होगा। ये चीज़ तो हमने कल भी डिस्कस की थी कि बस फेवरेटिज्म है, इसकी हुकूमत आएगी तो ये चेयरमैन, ये तो हमें रट गए। मैं कह रहा हूँ ये हमें रट चुके हैं, ये आएंगे तो ये आएंगे, ये आएंगे तो ये आएंगे। शेबी, मैं कह रहा हूँ आप ऊपर से देखें, एक तो हमारी सरकार के ही फैसले थे ना ये। नंबर 2, आप हमारे चेयरमैन जो इस वक्त हैं मैनेजमेंट कमेटी के, एक दिन पहले हाथ खड़े कर लेते हो आप कि ये टीम जो है वो कप्तान और जो है वो चीफ सेलेक्टर ने भेजी है। अरे भाई, आप एक दिन तो इंतजार करो, ऐसी कौन सी आग लग गई है? इससे पहले क्या नहीं हुआ कि आप पहले राउंड से बाहर हुए? आपकी 3-3 दिन में आपकी वर्ल्ड कप की कैंपेन खत्म हुई है। 2007 में आप पहला मैच वेस्ट इंडीज से हारे, आप समझ रहे थे आप आयरलैंड से जीत जाओगे, आयरलैंड से मैच हार गए आप। 2007 की कैंपेन खत्म, उस वक्त अंजमाम उल हक कप्तान थे, इस वक्त जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है। 2003 में सईद अनवर ने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी, वो मैच भी आप लूज कर गए थे, वहां भी पहले राउंड से आप बाहर हो गए थे।
तो ऐसा नहीं था कि ये पहली दफा हो रहा था, तो थोड़ा सब्र का मुजाहरा तो करो। आप जो है वो एक दिन पहले मकसद है कि कैसे स्टेटमेंट दे देते। ये चीज़ तो ज़ाहिर है हमने कल भी डिस्कस की थी और हैरत हुई थी, इससे पहले कभी देखा नहीं गया हिस्ट्री में, मेरे ख्याल से कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो चेयरमैन है पीसीबी के वो ये कह रहे हैं कि जी मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है, मैं हूँ ही नहीं, मेरा इस फड्डे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असीम भाई जहाँ पर हम चीफ सेलेक्टर की बात करते हैं, गलतियाँ तो हुई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चीफ सेलेक्टर हो चाहे वो कैप्टन हो, उनसे गलतियाँ हुई हैं, अपना फेवरेटिज्म की वजह से उन्होंने टीम को आज इस दोहराए पे खड़ा कर दिया। अगर हम बात करते हैं इमाम की, तो इमाम की क्या परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रही है? आज भी 18 बॉलों पर 12 रन बनाकर वो आउट हो गए और उनको हम अपना सीनियर प्लेयर मानते हैं कि भाई इमाम है, पुराना खेलने वाला है, तो इन लोगों की फिर जगह कहाँ बनती है? इन पिचेस पर जहां पर 130 125 एक नॉर्मल स्ट्राइक रेट हो, इमाम साहब का स्ट्राइक रेट 80s में है, 80 में 66.66 है अभी तो आज की इनिंग में जी। लेकिन उनका ओवरऑल अगर आप उठा के देखें कि जहां आपके सामने हॉलैंड आई हो या जो भी आया हो, आप अपने उसी अंदाज से ही खेलेंगे, आपका स्ट्राइक रेट सेम दिखाई दे रहा है, सिमिलर दिखाई दे रहा है। इमामुल हक साहब रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, इंजमामुल हक साहब से सवाल है, आपको इंडिया जाने की जरूरत क्या थी? नंबर 1, आपका काम ही नहीं था। आप फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप सिर्फ इसलिए गए थे कि उसी वक्त ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी कि ये टीम बनाने में सबसे बड़ा हिस्सा कप्तान, यानी कि कप्तान को मैं अकेला नहीं कहता हूँ, जाहिर है एक बाबर आजम नहीं है, वो 5 लोग 6 लोग हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चलाते हैं, 3 साल से चला रहे हैं। कप्तान से मुराद एक बाबर आजम नहीं है। दूसरे इंजमामुल हक साहब, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, आपको भाई इंडिया जाने की क्या जरूरत थी? अजीब अजीब से फैसले। आप 2015 की, आप वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इंजमामुल हक को जबरदस्ती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलवाया था उस वक्त जब वर्ल्ड कप की पाकिस्तान की कैंपेन जारी थी 2019 की, आप वापस आए, जो है वो आपको वहाँ रहने की जरूरत नहीं है, और आप जो है वो ज़का अशरफ साहब ने उनको भिजवा दिया। चेयरमैन पीसीबी जाते हैं। भाई ये इतने पुराने खिलाड़ी हैं और इनके अगर हम माजी में भी जाते हैं तो इन्होंने अपने माजी में भी, इनके भी बड़ी चीज़ें हमारे सामने आती नहीं। उस वक्त तो बड़ी अच्छी बात ये थी कि सोशल मीडिया और मीडिया इतना इन नहीं था, वरना बहुत कुछ खुल के सामने आता। अब ये जो बातें होने लगती हैं कि जी ग्राउंड में रोने लगें या ये करने लगें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना होता। और बहुत से लोग तो उसको ड्रामा कहते हैं कि यार आप इतने टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आज आप ग्राउंड में रोकेगा, सिंपैथी गेन कर रहे हैं कि जी मैं बड़ा मुहिब वतन हूँ। तो ये तो परफॉर्मेंस की बात होती है, आपके रोने या ना रोने से थोड़ी कोई आपके ऊपर होता है। हाँ ठीक है, सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत सिंपैथी गेन हो जाएगी, अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस क्या है? आपको खुद पता था कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है। बहुत से लोग फिर वही ग्राउंड में नारे मारते थे, पर्ची पर्ची, तो फिर शायद गलत नहीं कहते होंगे। रो पूरी कौम रही है, आप दिखावा कर रहे हो। अगर आपको अगर इस कौम की फ़िक्र होती, आपको दर्द होता कि ये इस मुल्क में इस खेल की क्या वैल्यू है, लोग इसको कहाँ रखते हैं, क्या इसको किस तरह लेके चलते हैं, क्या कदर है उनके लिए क्रिकेट की। इस मुल्क में महंगाई, परेशानियां आप उठा के देखें, उसमें एंटरटेनमेंट है क्या हमारे पास? थोड़ी सी खुशी क्रिकेट दे देती है। एक क्रिकेट हमें जो है वो जोड़ देती है, एक लड़ी में पिरो देती है। खैबर से लेके चमन तक एक चीज रह गई है, कोई दूसरी चीज नहीं है कि जो हम सबको एक जगह पे जोड़ दे। आज पूरी कौम बैठ के दुआ मांग रही थी, रो तो कौम रही है, बैठ के तो कौम रो रही है कि हमारी क्रिकेट टीम, और फिर इस बात पे ज्यादा रो रही है कि आप पिछले 3 मैचों में आपके इरादे क्यों नहीं नजर आए? इरादे भी नजर नहीं आए, सबसे बड़ी तकलीफ है। नहीं आए। आज देखें ना, हमने आती पहले बात ये करी, गोके मैच हार गए, लेकिन हमने बात ये करी कि आज फाइट करते हुए नजर आए। फ्लॉज आज के मैच में बहुत थे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आदिफ, अगर हम बात करते हैं अपने स्पिनर्स की, हमारे पास क्या कोई स्पिनर है ही नहीं? ऐसा लग रहा है कि हमारी तो बॉल, स्पिनर स्विंग करता ही नहीं है, वो सीधी सीधी दे देते, जैसे मीडियम आगे देता है ना बेचारा, सीधी सीधी बॉल, किसी की बॉल मूव नहीं हो रही। ओसामा मीर की हम बात करें, औरों की बात करें, फुल टॉस दे रहे हैं वो भी साउथ अफ्रीका को। क्या हमारे पास स्पिनर्स हैं ही नहीं? मुझे तो लग रहा है ही नहीं हमारे पास। ये जो हैं ये स्पिनर्स, मैं इनको स्पिनर्स नहीं कंसीडर करूँगा। देखिए सारी चीज़ें तो कवर हो गई हैं ऑलमोस्ट। अब मेन चीज़ जो है सबसे, कि आपने टीम सिलेक्शन जो कर ली वो सबसे मेन गलत की आपने, बिल्कुल गलत की टीम सिलेक्शन। अब आप जिन प्लेयरों को लेकर आए उनमें वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो इतना परफॉर्म करें। या आप पिछली परफॉर्मेंस पे उठा के देखें ना, एशिया कप से भी कोई परफॉर्म नहीं किया शादाब ने ना नवाज ने, और फिर भी आप उनको टीम में लेकर आ गए। टीम में लेकर आ गए, आपने 5 मैच खिला लिए, 5 मैचों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दोनों स्पिनर की। तो यार आप कप्तान होकर इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप उसको बिठाएं, या रिप्लेसमेंट सारी दुनिया देख रही है। अब तो रिप्लेसमेंट में भी कोई समझ नहीं आ रहा, भले आप इसको किसी को भी खिलाए, वसीम जूनियर को पहले खिला लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। आप जेन्युइन स्पिनर, आप नोमान खिला लेते ना, जेन्युइन स्पिनर की हम बात करें, नोमान को जगह का पता है कि मैंने गेंद करनी का है, इतनी फर्स्ट क्लास आखिरी ओवर जो नवाज को दिया ये ठीक था, मतलब उसका आखिरी ओवर आपके पास है ही नहीं ऑप्शन। फिर अब क्या करेंगे? नवाज को बॉल देनी पड़ी। लास्ट वर्ल्ड कप में भी आप देख लें, T20 में नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है और लास्ट ओवर कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग।
तो यानी कि एक वो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रही है टीम के, क्या क्योंकि ओसामा मीर के भी 2 ओवर तो बाकी थे, लेकिन वो ओसामा मीर भी कोई ऐसा खास वो चीज़ दिखा नहीं पाए जिस तरह की फुल टॉस दे रहे थे। इस मैच में भी काफ़ी फ्लॉस थे। हमने बात की, बिल्कुल फाइट आपने की, हम इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन काश ये फाइट पहले हो जाती या वक्त पे जो हमने बोया वो हमने काटा। मैं आपको बहुत आसानी से आसान अल्फाजों में कहा जा सकता है। जी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। कल भी हमने ज़का अशरफ के हवाले से बात की थी, आज भी पीसीबी के चेयरमैन ने जो है सरफराज से मुलाकात की है। ये मुलाकातों में बहुत देर हो गई मेरे ख्याल से, लेकिन नसीम भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे। नसीम भाई, ख्याल आया उन्होंने सरफराज से मुलाकात कर ली है जो पीसीबी के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब? देखिए, अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का टाइटल कराची की टीम जीती है सरफराज की क़यादत में, तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने मुलाकात की। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक जो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि सरफराज बेहतरीन कप्तान है। अब ख्याल आ गया। हाँ, सरफराज ये तो थे ही नहीं ना इससे पहले। जिस वक्त सरफराज को हटाया गया था उस वक्त ये नहीं थे, उस वक्त एहसान मानी साहब थे जिस वक्त चेंज किया गया था। लेकिन इनके पास भी तो कोई रास्ते नहीं है ना, ये भी तो कश्ती ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे किस तरीके से। देखें ना, इनके अपने भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। ज़का अशरफ साहब, अगर बहुत सारी मीडिया को जो है वो वीज़ा नहीं मिला, आपके फैंस को वीज़ा नहीं मिला, मेरे ख्याल है आप क्रिकेट के बड़े थे, आपको भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे नहीं पता, वहाँ से कोई एक सिंगल ख़बर नहीं आई। मैं खुद आज परेशान हूँ इस बात पे कि कभी कोई ख़बर नहीं आई। माजी में एक दफ़ा शहरियार खान साहब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, नजम सेठी साहब एग्जेक्टिव कमेटी के सरबरा थे, शहरियार खान साहब की अहलिया भी थी। आप यकीन माने, जब ये मुंबई पहुँचे थे तो वहाँ पे शिवसेना के लोगों ने ये जिस घर में थे बाहर मुजाहरा कर दिया था। तो नजम सेठी साहब तो पहले ही चले गए थे, शहरियार खान साहब और उनकी बेगम वहाँ पे थोड़ा सा फंस गए थे। काफ़ी उनको एक उनकी अपनी गलती की वजह से भी जो है वो इंतज़ार करना पड़ा था कोलकाता के एयरपोर्ट पे। खैर, जो मुजाहरा हुआ तो मुझे ज़का अशरफ साहब का स्टेटमेंट याद है आज भी। उन्होंने कहा था कि नजम सेठी साहब ने एक जगह कहा था कि शहरियार खान मेरे वालिद की तरह हैं, तो ज़का अशरफ साहब ने कहा था कि अपने वालिद को छोड़ के भाग गए आप वहाँ से। मकसद है इतनी इन दोनों की आपस में ताल्लुकात का लेवल तो ये है, कोर्ट में भी जा चुके हैं। और आप ज़ाहिर ये सीट ही ऐसी है। मैं आपको एक बात बताऊं ना, जो एक दफ़ा इस सीट का मज़ा चख लेता है। नसीम भाई, फिर क्या लगता है इस वर्ल्ड कप के बाद सरफराज का कहीं नाम होगा कप्तानी में? कहीं सरफराज को मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। मैं सरफराज को आज मुलाकात में देखे, इंटरनली चेयरमैन ने क्या एतमाद दिया है सरफराज को, उनकी क्या बातचीत हुई है। इसके बाद 14 महीने तक ओडीआई क्रिकेट तो है बिल्कुल नहीं है, तो अब टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपने ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाना है। मेरे ख्याल है सरफराज अहमद ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़रूरत दिखाई दे रही है संभालने की, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है, पाकिस्तान टीम में कुछ मैच्योरिटी का अंसर टॉप लेवल पे लाना ज़रूरी है, वो सरफराज की सूरत में आ सकता है। शान मसूद भी एक बेहतर ऑप्शन दिखाई देते हैं हमें, वो टेस्ट टीम में खेलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सरफराज की जानिब ही देखना चाहिए। अच्छा नसीम भाई, अब तक हमारे जितने भी मैचेस हुए जिसमें से हम 2 ही जीते, बाकी 4 हमने हार लिए 6 मैचेस में, मैं ये इस तज्जिए पे पहुंचा हूँ, ज़ाहिर है मेरा कोई इतना ख़ास तज्जिया नहीं है, कि ये अना की नज़र हो गया ये वाला वर्ल्ड कप। अब तक हमारे खिलाड़ियों की अपनी अना, अपनी ये कि नहीं मैं कैसे नीचे हो जाऊँ, मैं फ़लाने का रिश्तेदार हूँ तो मैं फ़लाने का रिश्तेदार हूँ, तो रिश्तेदार भी बहुत भर गए। आपको क्या नहीं लगता कि अना की नज़र हो गया खिलाड़ियों की? लगता है ये खिलाड़ियों की अना की नज़र हो गया है ये वर्ल्ड कप, क्योंकि अब तक जितना हुआ है। देखिए, पिछले 3 मैचेस अगर आप उठा के देखेंगे, उन 3 मैचों में हम आज की तरह फाइट करते हुए क्यों नहीं दिखाई दिए, हमारे चेहरे उतने उतरे हुए क्यों नहीं दिखाई दिए, हमारे चेहरे पे परेशानी क्यों नहीं दिखाई दी पिछले 3 मैच हारते हुए। आप उस वक्त कि जब वो चिड़िया छुप गई खेत, वो की जो कहावत है, आप उस वक्त जाके जो है वो जान मारें। और फिर देखें, मैं आपको कहता हूँ हमारे नताइज का बहुत हद तक दारोमदार रब की ज़ात पर है। आप रब भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे, 25 करोड़ अवाम दुआ कर रही है, ये 4-5 खिलाड़ियों की अना की नज़र हो जाएंगी वो सारी दुआएं, बच्चे बैठ के घरों में दुआ कर रहे हैं, तो ये आप कितनी भी जान लगा लें। आज आखिरी विकेट 11 रन बना के चली गई, तड़पाया अल्लाह मियां ने, इतना करीब ले जा के चेहरे उतरे हुए पे रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कहने का मकसद है यही काम आप
अफगानिस्तान का मैच तो आपके हाथ से जाना ही नहीं चाहिए था, कोई वजह ही नहीं बनती थी। अच्छा, आज मैं एक शाहीन देख रहा शाह था, अफरीदी आज 141.5 के पेस से गेंद करते हुए दिखाई दिए। अच्छा, नॉर्मली वो बॉलिंग में तो आज 137 सिर्फ करते हैं। दो ही लोग चले। आप वैसे कह रहे थे वसीम जूनियर सही ऑप्शन नहीं है, लेकिन आज वसीम जूनियर भी अच्छी बॉलिंग करते दिखाई दिए और शाहीन शाह अफरीदी भी। बाकी कोई बॉलर्स इतने अच्छे क्या इतने उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। ये दो ही बॉलर थे, बाकी 30 ओवर तो फिर हमने किस तरह निकालने थे, ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल हो गया था। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वसीम जूनियर मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे, उनकी रिसेंट पास्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन देखें कितना फ़र्क पड़ता है शेरी भाई। हम कहते हैं ना हमारे यहाँ वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है, रोटेशनल पॉलिसी नहीं है। हम फास्ट बॉलर को भी नेपाल के खिलाफ भी खिलाएंगे तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खिलाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खिलाएंगे, कोई मैच नहीं छोड़ेंगे, वो लीग भी जाके खेलेंगे। लेकिन देखें जब आप में एक भूख होती है, आप जब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए होते हैं, आप कुछ तो चेंज करें, किसी को तो बदलें। आप हॉलैंड के मैच में भी हारिस और शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे आपके देखिएगा बांग्लादेश के खिलाफ भी यही बॉलिंग आपकी खेल रही होगी। आप चेंज करके देखो। मोहम्मद शमी बाहर बैठे हुए थे, वापस आए 5-5 करने को तैयार उन्होंने करके दिखाया, अपनी टीम के मैन ऑफ द मैच बन गए। मोहम्मद वसीम जूनियर बैठे हुए थे, वरना ये कंटिन्यूएशन में क्रिकेट खेल रहे थे। मोहम्मद वसीम जूनियर आपको याद होगा रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मोस्टली हिस्सा रहे, वहाँ हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी। ये ऑलराउंडर हम इन्हें कहते हैं, ऑलराउंडर तो दिखाई नहीं दे रहे। देखें आप अगर ऑलराउंडर थे, आज वो जगह आपको मिली थी कि जहां पर आपके पास प्रेशर नहीं था, आप में अगर इंटेंट थी, यहाँ पे आपको रोकना, अगर आप में मारने की सलाहियत थी तो आपके पास बॉल्स मौजूद थे और प्रेशर नहीं था। बाकी तो सारे आउट हो गए, आप आउट हो जाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि आप आउट हो जाएंगे तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा। वहां पर तो आप बताते कि भाई मैं बैटिंग भी करना जानता हूँ। आपने एक छक्का मारा, बड़ा अच्छा मारा था, बहुत ही खूबसूरत मारा था। उसके बाद फिर लेकिन उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री उनकी करूंगा। काफ़ी अच्छी रही। राशिद लतीफ़ ने भी बड़े इंकिशाफात किए हैं। मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा है कि बाबर राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी से, वो उनके राब्ते में नहीं आ रहे। पता नहीं क्या इशू हो गया, फ़ोन ही नहीं उठा रहे उनका, या मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। क्या बात है, ऐसा है कुछ? आपकी कुछ रिसोर्सेज ने बताया आपको? नहीं, राशिद भाई को मैंने सुना, राशिद भाई ये बात कर रहे थे। राशिद भाई अगर ये बात कह रहे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी, इस वजह से कि राशिद भाई को भी बहुत सारे माशाल्लाह सारे क्रिकेटर्स वगैरह से तो है ना उनके, वो अगर बात करें। लेकिन अगर ज़का अशरफ साहब ने या सलमान नसीर साहब ने बकौल उनके जैसे उन्होंने कहा कि फ़ोन नहीं उठाया, तो ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। इस वजह से कि आपकी टीम 2 दिन के बाद मैच खेलने जा रही है साउथ अफ्रीका से। लेकिन मेरा सवाल ये कि बाबर आजम फ़ोन कर क्यों रहे थे? एक देखें, बाबर आजम बहुत सारे लोगों को अपनी पसंद की टीम मैनेजमेंट के लिए भी उनका बहुत बड़ा रोल था। चाहे आप असिस्टेंट कोच की बात कर लें, चाहे मीडिया मैनेजर की बात कर लें, चाहे टीम के मैनेजर जो सरदार साहब की बाबर साहब ही बांट रहे थे क्या? हाँ, ये खिलाड़ी क्या हम अपनी संभाल लेंगे वहाँ पे, कोई मसला ही नहीं है, हम है ना वहाँ पे, तो बाकी तो किसी बुरदवार आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। एहसन इफ्तिखार नागी को मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मीडिया मैनेजर टीम के साथ थे उनको वापस वो आ गए या आने वाले हैं। और उमर कलसन जो इससे पहले मीडिया डायरेक्टर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, फिर वो श्रीलंका के मामले की वजह से कुछ उन्होंने बड़ी कोई यहाँ पर भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं जो आगे आने वाले वक्त में डिस्कस। लेकिन ये चीज़ जो फहरिस्त गई है शरीफ भाई, सॉरी मेरी बात कर जाएगी, जो फहरिस्त हम कह रहे हैं ना, हमारे बहुत सारे मीडिया को वीज़े नहीं मिले, जो फहरिस्त गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, ज़रा उसके अंदर तो हमें बताया जाए कि कितने ऐसे जर्नलिस्ट जो इससे पहले जाके इंटरनेशनल कवरेज करते रहे वो गए, और कितने ऐसे जर्नलिस्ट गए कि जो इससे पहले शायद कुछ बहुत ज़्यादा कवर ही नहीं कर सके थे, वो पसंद नापसंद की वजह से गए। एहसन इफ्तिखार नागी बाबर आजम के थोड़े से करीब है, शायद एक वजह ये भी हो सकती है। बाबर आजम हो सकता है इसलिए फ़ोन कर रहे हो क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहसन इफ्तिखार नागी को, मीडिया मैनेजर को वापस बुलाने का फैसला किया। मैं ये समझ रहा हूँ अभी तक ये चीज़ आने वाले वक्त में खुल के सामने आएगी, क्योंकि लेकर गए थे, वो पूछना चाह रहे होंगे आप इन्हें क्यों वापस बुला रहे हैं। और सूरत हाल में तो बनता नहीं है बाबर का परफॉर्मेंस देनी थी और ये बातें पूछने नहीं, अगर बाबर पूछ भी रहे थे तो इसका भी आप बोर्ड के बड़े होकर रिप्लाई करते कि भाई मैंने बुलाया, आप फेस तो करो, आप पहले से हाथ खड़े कर देते। अच्छा नसीम भाई, साथ में उन्होंने राशिद भाई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी बात की कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अभी वापस हो जाएंगे, जो ये इतने इनको दे दिए थे। फिर कह रहे हैं कि जी 5 महीने से खिलाड़ियों की सैलरी भी नहीं आई। ये क्या बातें कर रहे हैं? 5 महीने से खिलाड़ियों की सैलरी नहीं आई, ये बात जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हम 3 साल पे रो रहे थे कि 60 लाख 40 लाख, ये ख़त्म। भाई अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करते, मेरे ख्याल है वो एक तो खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि
आप हमारी तरह थोड़ी कोई चैनल में काम करते हैं कि 5 महीने तनख्वाह नहीं आएगी तो परेशानी हो जाएगी। उनके तो इतने सारी पीछे से चल रहे हैं मामलात के, आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल, वो सारे के सारे तो बहुत ज़्यादा होते हैं शरीफ भाई। 5 महीने की तनख्वाह इनके लिए ना आना कोई मसला नहीं है। मैं एक आम आदमी की बात करूं, वो बाहर काम करता है कहीं पे किसी महकमे के अंदर, उसकी तनख्वाह नहीं आ रही, समझ में आती है, ये कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। लेकिन जो मैं दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसके अंदर जो देखता हूँ वो ये है कि अब इनका इजाफा क्या हुआ था, 12 लाख से 60 लाख रुपए, इतना ज़्यादा, 7.5 लाख रुपए से 45 लाख रुपए इजाफा ज़रा दे। फिर 3 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो वाकई बहुत बड़ी गलती थी। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि जब ये कैंपेन शुरू नहीं हुई थी, जिस दिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ख्याल आ रहा है, अगर राशिद भाई ने जो बात कही कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और ये कर देने चाहिए, इसमें सोचना नहीं चाहिए। देखें, और बेचारे सरफराज को डी कैटेगरी में डाला हुआ था, अब बी में शुक्र है डाल दिया, शादाब उनको उठा के डी में फेंक दिया था। शादाब इस परफॉर्मेंस के साथ, आज उन्होंने बैटिंग में थोड़े से रन जरूर स्कोर किए, लेकिन क्या ये बनते किसी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में? थोड़ा आराम दें, फखर जमान या इमाम उल हक को कहें थोड़ा सा आराम करें। इमाम को तो बिल्कुल आराम पे भेज देना चाहिए, लेकिन इनको डोमेस्टिक ही खिलाना चाहिए। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो उनके चचा है। हाँ, तो ये चचा भतीजे की मोहब्बत खत्म की जाए, बहुत हो चुका है ये भाई। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाकई में जो है वो सोचना चाहिए कि इतने इतने बनते नहीं है इस परफॉर्मेंस पे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से बात हो रही है। बड़ा वैसे आज दुख हुआ है और बड़ा दिल टूटा टूटा सा महसूस कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर हम माजी में जाते हैं और ऐसी सिचुएशन होती, अगर यहीं वसीम भाई होते, वक़ार भाई होते, शुएब भाई भी होते, तो जो आखिरी की विकटें होती हैं ये उनके आगे टिकती नहीं थी। आतिफ, क्या वजह है कि अगर हम माजी के अपने बॉलर्स देखते हैं तो अगर ये सिचुएशन होती तो उनके आगे नहीं टिक सकते थे? ये जो एंड के विकटें होती हैं ये तो टिकती नहीं थी, हमारे पास क्यों टिक गई और फिर जीत भी गए? देखिए, आज जिस तरह ये लास्ट की विकेट से रन कर दिया, आखिरी 20 रन जब चाहिए थे उस टाइम दो आउट नहीं कर सके ये लोग, तो वो वही बात है कि बॉलिंग का बहुत बड़ा फ़र्क है। अब किसी ने ना यॉर्कर्स किए, ना किसी को बॉल करना आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी टेल एंडर को ये बॉल नहीं कर पा रहे, तो ये आगे मेन बैट्समैनों को, तभी तो हम रो रहे हैं कि मेन बैट्समैन को भी नहीं, क्योंकि जब आप देखें शुरू के मैच शुरू हुआ है 270 रन है, तो आपने चैनल बॉलिंग करनी है, और साउथ अफ्रीका वन ऑफ द बेस्ट टीम है टूर्नामेंट की, तो आपने इनके अगेंस्ट चैनल बॉलिंग करनी है। आप देखें पहले 3 ओवर में ही 34 रन लग गए, जब 270 में 34 रन बन जाएंगे 3 ओवर में 34 रन, तो फिर प्रेशर तो ऑलमोस्ट नीचे जाएगा। तो इसीलिए यही फ़र्क होता है कि आप देखें तीनों ओवर्स में कि बॉल बिल्कुल नहीं जगह पे हुआ। देन उसके बाद अगर वो आउट होना शुरू हुए तो हमारे स्पिनर्स नहीं काम करके दे रहे, स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल जीरो है। जो आज लोग चैनलों पर बैठ के बातें कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या उनको फेवर कर रहे हैं, तो भाई हमारी आप उठा के देखें, जितने भी आज लोग चैनल पे बैठे हुए हैं सारे प्लेयर्स हमारे वो करंट प्लेयर है, एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं हमारे। स्पिनिंग डिपार्टमेंट हो, फास्ट बॉलिंग हो, कीपिंग डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट का। लेकिन क्या है कि क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है भाई, अपने मुल्क के लिए उन प्लेयरों को तैयार तो करें, ट्रू सिलेक्शन तो करें। आपको नज़र नहीं आ रही ये चीज़ें? ट्रू सिलेक्शन हमारे यहाँ मसला है, और जो बैठे हुए उन्होंने भी अपने दौर में नहीं की। नसीम भाई, आपसे भी यही सवाल है, और दूसरा सवाल उसी के साथ ये है कि एक तो टेल एंडर्स को अगर हम माजी के बॉलर देखें तो वो निकाल देते थे विकटें, एंड सेकंड ये कि इतना इंपॉर्टेंट मैच है, कब से हम अपने पावर प्ले को रो रहे होते हैं कि हम आज भी हमने पावर प्ले में कुछ ऐसा खास नहीं किया। हम पावर प्ले को क्यों सही तरह यूटिलाइज नहीं करते? देखिए, सबसे पहले तो आप जिनकी बात कर रहे हैं, वसीम, वक़ार, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेयर्स जो क्रिकेट की हिस्ट्री के होंगे ना, उनमें वो प्लेयर आता है। जो प्लेयर की अगर मैं बात करूँ, वो दोनों इतने बड़े बॉलर थे। दैन अगर मैं शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का प्लेयर देखता हूँ ना, वो भी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेयर था। आप शुएब की पेस और आसिफ का हिलाना, फिर मैं अगर आसिफ और आमिर की बात करूँ ना, वो भी अपने एरा के ये ग्रेटेस्ट प्लेयर्स थे। हम आज मुझे ये मायूसी ज़रूर हुई कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, देखिए एक तो उनके ओवर्स भी जो है वो थोड़ी जल्दी कराने पड़े, लेकिन अगर जल्दी भी कराने पड़े थे तो विकेट तो अभी आपको तो आउट ही करने थे ना, आपका काम तो आउट ही करके देना था, क्योंकि अगर पूरे ओवर तक तो ये मैच जाना ही नहीं था। आप जानते हैं इस चीज़ को, हमने ही पूरे ओवर नहीं खेले तो वो कहाँ से खेलते। यही नहीं, सईद अजमल पुराने गेंद से आगे गेंद किया करते थे, सकलैन मुश्ताक लास्ट के ओवर्स के अंदर वसीम अकरम उनको यूटिलाइज किया करते थे। ये दो खास तौर पे सईद अजमल और सकलैन मुश्ताक, क्योंकि इनका दूसरा बहुत ही अच्छा था, तो ये लास्ट ओवर्स में
बहुत ही करामद होते थे और कई मरतबा पाकिस्तान की फतवात में इन्होंने एंड में रोल प्ले किया। बिल्कुल। मामला क्या था शरीफ भाई, वो यहाँ से और यहाँ से बहुत तगड़े थे। ये इन खिलाड़ियों से आप उनको कंपेयर न करें। जावेद मियांदाद उस दौर में जब काली आंधी को खेलने आते थे ना, पैसे भी इनके पास ज्यादा हैं, पैसे भी अच्छे कमा लेते हैं, सब कुछ है, तो फिर तगड़ा कैसे करें इनको? देसी की वैसी की खिलाऊं, क्या करूं? देखिए आपने जो इससे पहले मोस्टली आप बहुत बात कर रहे हैं जी एशिया कप से पहले हम नंबर 1 थे, हम नंबर 1 थे। हम मोस्टली सीरीज खेले किससे? हम बी और सी टीम से खेले। हम न्यूजीलैंड की बी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की सी टीम थी, इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स बैठे हुए थे वो भी आपको आपके मुल्क में हरा के चले गए थे। आपके माइंडसेट को हम चेंज नहीं कर सके। और दूसरी चीज़ अब दुनिया को समझ लेनी चाहिए, आज के मैच का जो बड़ा फर्क था वो पावर हिटिंग था। देखें आपने जो बात कही ना कि हम आज भी 200 यानी कि 20 ओवर में 100 रन कर रहे हैं और वो 13.4 ओवर में 100 रन करके जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आप एंड तक देखें, मार्करम को जहाँ गेंद मिलती थी छक्का, जहाँ मिलर को गेंद मिलती थी छक्का, सिर्फ टाइम करते थे। हमें अगर गेंद मिलती थी बाउंड्री पे गैप बना रहे हैं जी, 2 ही मिल जाए तो बहुत बड़ा हमारा कारनामा हो जाएगा। ये माइंडसेट का फ़र्क है। उनकी जान देखें आप, उनके फिटनेस का लेवल देखें आप, मैक्सवेल की जान तो देखें आप, वार्नर की जान तो देखें आप, मार्करम की जान तो देखें आप उठा के देखें, विराट कोहली की जान तो देखें, ज़रा आर्म्स देखें विराट कोहली के, उसकी फिटनेस का लेवल देखें। ऐसा नहीं है कि उस रीजन में ही ऐसा हो सकता है। अगर आदमी मेहनत करना चाहे तो वो विराट कोहली भी बन सकता है, अपनी फिटनेस के लेवल को उस जगह पे लेके जा सकता है। अच्छा नसीम भाई, आपने कहा कि ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ये यहाँ से तगड़े नहीं है, दिमाग से और दिल से। कोचेज़ हमारे गोरे तो फिर हम गोरों वाली अप्रोच क्यों नहीं ला पा रहे? वही हम 80 की दहाई वाले बने हुए, तो फिर ये अप्रोच क्यों नहीं चेंज हो रही हमारी? कोचेज़ हम गोरे ले आए, अप्रोच हमारी वही है 80 वाली। देखिए हमने 3 साल तक एक बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेली। मोस्टली हमने दूसरों को आने नहीं दिया, हमने दूसरों को सेट नहीं होने दिया। हम फ़खर जमान जो T20 का जेन्युइन ओपनर है, हमने उसको 4 पे भी खिलाया, 6 पे भी खिलाया। हमने साइम अयूब को चेक ही नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि हमने ओपनर्स लेके कौन से जाने। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात कर रहा है ना कि बात तो उनकी किसी ना किसी तरह बहुत ही लॉजिकल है कि बाबर आजम, हमें पता है बाबर आजम, मैंने कहा ना बाबर आजम अकेले नहीं है। अगर बाबर आजम है तो 5-6 लड़कों का नाम आएगा। बाबर पे अकेले को डालना तो गलत बात है। इंजमामुल हक, अगर क्रिकेट बोर्ड कह रहा है ये मेन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इंजमामुल हक की है, उनसे पूछना चाहिए। देखिए चीफ सेलेक्टर बनता है बंदा तो नसीम भाई उसकी अथॉरिटी होती है। फिर ये भी नहीं कि किसी रोड से चलते हुए को उठा दिया, इतने सीनियर खिलाड़ी हैं तो फिर उन्होंने भी शायद अपने मफादात देखे हैं इसमें। देखिए बहुत सारे क्रिकेटर्स ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब करने को तैयार नहीं है। उन्हें नहीं पता कि 4 नवंबर को ज़का अशरफ होंगे नहीं होंगे। हमारे मुल्क में तो रात को सोते हैं, सुबह पता नहीं होता कि क्या सूरत-ए-हाल होगी। और बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। इंजमामुल हक ने भी ये कह के इंटरेस्ट लिया कि 25 लाख रुपए लूंगा, अपनी सारी मनमानी करते हैं। 3 मरतबा कह चुके हैं मैं ओहदा छोड़ रहा हूँ, 3 मरतबा। यानी इवन के वो इतने पावरफुल हैं कि वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के भी सरबराह हैं, सीनियर के भी सरबराह हैं, और वो अपने पावर को यहाँ भी यूटिलाइज करना चाहते हैं कि जो जूनियर सतह पे कोचेज़ लग रहे हैं वहाँ पर भी जो है वो मेरी मर्जी मानी जाए। इंजमामुल हक साहब, एक तो आपको इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं थी, आपके पास इतना बड़ा 2019 का एक्सपीरियंस मौजूद था आप, लेकिन ना ही चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी भी जो है वो इससे मुबर्रा हो सकते हैं, इसलिए कि आखिरी साइन आपके। अगर मिसबाह उल हक आपकी टेक्निकल कमेटी के सरबराह हैं, मोहम्मद हफीज़, उन्होंने क्यों पैसे नहीं लिए? वो चैनल पे बैठे हुए, वो जितना अर्न कर रहे हैं वो इतने पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें दे ही नहीं सकता था। हो सकता है वर्ल्ड कप के बाद वो दोबारा कोई भी ओहदा होगा तो वो ज्वाइन कर लेंगे, उनका हक भी है। लेकिन उन्होंने ईमानदारी से काम किया, उन्होंने रिपोर्ट किया। जिस वक्त ये टीम बन रही थी उस वक्त टेक्निकल कमेटी ने ये बात कही थी कि अबरार को टीम में होना चाहिए। और मिसबाह उल हक ये बात कह चुके हैं कि ये टीम डिस्कस भी की है, 3 लोगों की है और तीनों को ओन करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाथ खड़े नहीं कर सकता। ज़का अशरफ साहब, अगर आप साइन कर रहे हैं और आखिरी साइन आपका है तो सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। बिल्कुल जी जिम्मेदार है। और जहाँ पे बात इंजमामुल हक की आती है वो हम बाबर पे सारा मलबा डाल दें, ये भी गलत है, क्योंकि इंजमामुल हक कोई कल के वो नहीं थे कि रोड से हम उठा के ले आए कि जी आप बन जाए। आपको सब पता होता है, सारी टेक्निकल चीज़ होती है, फिर आपके क्या मफादात थे वो तो ज़ाहिर अलग बात है। नसीम भाई, अभी हम हैं वर्ल्ड कप में या बाहर हो गए हैं? ये बहुत से लोग आज भी मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई मुझे तो उतना नहीं पता है, आप बताएं कि अभी हम हैं, दुआओं पे कुछ आसरा है कि ये हार जाए तो हम आ जाएं, वो हार जीत जाए तो हम आ जाएं, या अब हम बाहर? देखिए मैंने आपको कहा शरीफ भाई, हम नियतों का बड़ा अमल दखल होता है हमारे काम में, चीज़ों में। अब ये क्या नियत लेके आगे चलते हैं खिलाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा ना हो आज के मैच के बाद तो इतने इख्तलाफात हो जाएं, कल पता नहीं क्या क्या खबरें आ रही हों। आज जिस तरह का ये मैच लूज़ कर गए, मेरा ख्याल है कि
इनके लिए शायद अब दोबारा से जेल होना बहुत मुश्किल काम होगा, जो मेरा अपना इस क्रिकेट में एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी कुछ चांस है कि अगर बिल्कुल। तीनों जीत जाएं और ऑस्ट्रेलिया हार जाए, कुछ इस तरह हम दुआएं वुआएं करें, वो हार जाए वो हार जाए, वो जीत जाए, रन रेट उसका इतना तो गिर अभी जाए। थोड़ा बहुत चांस है। अब मेरे ख्याल में ऑफिशियली बाहर नहीं हुए, लेकिन मैंने अफगानिस्तान के मैच के बाद आपको कहा था कि ऑफिशियली बाहर नहीं हुए, लेकिन अनऑफिशियली ऐसा लगता है हम बाहर हो गए। लेकिन ऑफिशियली अभी हैं। अब यही है कि भाई ये हम दुआ करें कि यार ऑस्ट्रेलिया हार जाए, वो हार जाए और हम जीत जाएं तो रन रेट बढ़ जाए, इस तरह हम अभी मैच में इन हैं, अदरवाइज़ हम मैच से बाहर हो चुके हैं। बहुत ही एक अफसोसनाक आज का हमारे लिए मैच था। गो के फाइट की, लेकिन काश यही फाइट अगर हमें आगे के जो पीछे के मैचेस हैं उनमें नज़र आती तो एक बड़ी खुशी होती। और अगर ये बात कहना कि जी बाबर आजम की अकेली की गलती है, नहीं, इसमें चीफ सेलेक्टर की भी बहुत बड़ी गलती है और जो पीसीबी के चेयरमैन है उनकी भी गलती है, ऊपर तक की गलतियां हैं जी। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो चुका है, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।